हेलो, टी टॉक्स के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास मेहमान। स्वागत कीजिए डॉक्टर सलील पाटिल का। Hello. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग हियर विद अस। Thank you for having me on the show again. It's really exciting to be a part of this. बिल्कुल। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। उसी के साथ आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों के लिए क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? अगर किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को आपसे संपर्क करना हो, मेरा नाम डॉक्टर कंसल्टेशन फीस है वो क्या है? यस राइट सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। मेरा नाम डॉक्टर सलील पाटिल है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ एंड मेरा मेन फोकस जो है वो बॉडी कंटूरिंग या फिर बॉडी शेपिंग सर्जरीज पे है। तो उसमें जेंडर अफर्मेशन प्रोसीजर्स जो आते हैं या जेंडर रीअसाइनमेंट प्रोसीजर्स जो आते हैं, दैट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट आई डू। क्रिसलिस ये मेरा स्पेसिफिक कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर है जहाँ पे हम सारे कॉस्मेटिक सर्जरी एज वेल एज जेंडर अफर्मेशन प्रोसीजर्स करते हैं। वी हैव बीन हियर सिंस 2017। अभी ऑलमोस्ट 7 years हो गए जो क्रिसलिस चालू करके। बिफोर दैट प्लास्टिक सर्जरी में मैं अराउंड 2013 से हूँ। सो इट्स बीन 10 years नाउ, ऑलमोस्ट 11 years नाउ कि मैं ये पर्टिकुलर फील्ड में हूँ। एंड बॉडी कंटूरिंग में 2016 से मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था। सो 2016 से मेरा फोकस शिफ्ट हुआ फ्रॉम जनरल प्लास्टिक सर्जरी से लेके स्पेसिफिकली टुवर्ड्स बॉडी कंटूरिंग, जेंडर रीअसाइनमेंट एंड एवरी अदर रीशेपिंग प्रोसीजर्स। अभी जैसे स्पेसिफिक चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, डीलिंग विद जेंडर डिस्फोरिया या फिर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स भी वैसे टेलर मेड होने चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज जो ट्रीटमेंट्स हम करवाते हैं दैट इंक्लूड्स टॉप सर्जरी, बॉटम सर्जरी। आपके सबसे दो मेन सेक्शंस हो गए। उसके साथ आता है हार्मोनल ट्रीटमेंट एंड फिर एडिशनली अगर आप लेट्स से बाकी सर्जरीज करवाना चाहते हो, लाइक हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा या फिर वॉइस चेंज हो जाएगा, लाइपोसक्शन, सो एडिशनल प्रोसीजर्स, ये सारे हम प्रोसीजर्स करते हैं। अगर आपको इनिशियल स्टेजेस में जैसे कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट, द साइकेट्रिक असेसमेंट एंड काउंसलिंग, इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वी हैव गुड साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड विद अस हु आर वेरी एक्सपीरियंस्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो उनकी मदद से जो भी पेपर रिक्वायरमेंट्स है या फिर जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए भी हम आपको डेफिनेटली बहुत मदद कर सकते हैं। एंड पोस्ट सर्जरी जो डॉक्यूमेंटेशन चेंज होता है, जो आपको पॉसिबली कोर्ट एफिडेविट से ये सब डॉक्यूमेंट्स सकते हैं, फॉर दैट ऑल्सो वी कैन प्रोवाइड यू असिस्टेंस। एंड दिस इज व्हाट वी डू ओवर हियर। इट्स अ वेरी ट्रांसजेंडर फ्रेंडली प्लेस टू बी एंड ऑल द स्टाफ, सारे स्टाफ जो है, बी इट फ्रंट डेस्क या बी द नर्सिंग स्टाफ, everyone is very sensitive to जो issues आप face करते हो and we are here to help you whatever you need. तो आपसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है डॉक्टर, और आपकी कंसल्टेशन फीस क्या होगी? राइट, कांटेक्ट करने के लिए आई विल बी शेयरिंग जो हमारा हॉस्पिटल का स्पेसिफिक नंबर है। एट द सेम टाइम अजिंक्य इज आवर पेशेंट रिलेशनशिप मैनेजर, वो सबसे सही बंदा रहेगा, चैट कर सकते हो, उनका नंबर हम शेयर कर देंगे। तो सारा प्रोसीजर जो आपका है स्टार्टिंग टू एंड तक आपके पास एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ही कैन गाइड यू वेरी वेल, राइट फ्रॉम आपका पहला साइकोलॉजिकल असेसमेंट, काउंसलिंग, सबसे लेके द एक्चुअल सर्जरी, द कॉस्ट रिक्वायर्ड या फिर पोस्ट प्रोसीजर आपको क्या केयर लेनी है। एंड इफ अगर आप आउट स्टेशन से ये चीज़ें करवाना चाहते हो, एट द सेम टाइम वी कैन हैव अ ट्रैवल प्लान फ्रॉम योर प्लेस टू क्रिसलिस, लोकल स्टे अराउंड क्रिसलिस अगर आप थोड़ी देर रह के फॉलो करके जाना चाहते हो, एंड द ट्रैवल बैक। सो दैट इज व्हाट वी कैन डू, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। या फिर हमारी वेबसाइट तो है जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हॉस्पिटल के नंबर्स हैं, यू कैन ईमेल अस ऑल्सो। सो वट एवर जो आपको कंफर्टेबल है कर सकते हो। अगर आपको मुझसे बात करनी है, स्पेसिफिक कुछ मुझसे डिस्कस करना है, तो आई एम ऑलवेज फ्री फॉर दैट। वी कैन हैव अ वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। Okay. And what would be the consultation fees? कंसल्टेशन फीस एक्चुअली अगर आप सर्जरी प्लान करो, ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हो, तो वी डू नॉट जनरली चार्ज एनी कंसल्टेशन फीस। दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर एंटायर सर्जिकल प्रोसीजर। एंड इवन फॉलोअप जो होता है, इफ यू डूइंग अ प्रोसीजर, द फॉलोअप इज रियली इंक्लूडेड इन एक्चुअली द सर्जिकल या जो भी आपका प्रोसीजर फीस इटसेल्फ। थैंक यू सो मच। आज हम लोग ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के ऊपर बात करेंगे। उनसे रिलेटेड जितने सवाल हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे और डॉक्टर हमारे सवालों के आज जवाब देंगे।
तो मैं पहला सवाल आपसे पूछती हूँ डॉक्टर कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी में जो इंसिशंस किए जाते हैं उसके प्रकार क्या हैं? क्या ओके, आप उन्हें उनकी दृश्यता यानी विजिबिलिटी के आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं? दैट डेफिनेटली यस कर देंगे। इफ यू गोइंग फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, सबसे पहले ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन अगर परमानेंटली चाहिए तो वो सर्जरी से ही होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। बाकी सारे ट्रीटमेंट्स अगर किसने बोले होंगे कि ना हार्मोन से बढ़ जाता है, आप मसाज से कर सकते हो, सक्शन कप से बढ़ जाते हो, थोड़ी देर तक ये हार्मोन से थोड़ा टिश्यू बढ़ सकता है, मसाज एंड क्रीम से थोड़ा लोकल स्वेलिंग हो सकता है जिससे कि आपको लगेगा 1-2 दिन क्लियर टिश्यू बढ़ गए, वैसे नहीं होता। सो ऑलवेज ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एक सर्जरी से जिसमें एक कट आएगा उससे ही होगा। द बेस्ट वे टू गेट प्रॉपर, यानी जो आपको एक सेशन में एक सर्जरी में प्रॉपर ब्रेस्ट साइज चाहिए, उसके लिए सिलिकॉन इम्प्लांट से सर्जरी करनी चाहिए। फैट ग्राफ्टिंग ये दूसरी सर्जरी होती है जिससे आप कर सकते हो, जिसमें निशान नहीं आएगा, छोटा पंक्चर होगा। बट एक सेशन में फैट ग्राफ्टिंग ये आप एट द मोस्ट 100 ml से लेके 150-200 ml तक ही साइज इंक्रीज कर सकते हो, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। सो व्हेन यू आर लुकिंग फॉर ए, जैसे आप ट्रांसजेंडर ब्रेस्ट ऑपरेशन की बातें करते हो तो उसमें साइज हमें काफ़ी बड़ा चाहिए, पहले से ही ब्रेस्ट टिश्यू नहीं होता, तो उसके लिए सिलिकॉन इम्प्लांट से आपको प्रॉपर साइज मिल जाएगी। सिलिकॉन इम्प्लांट डालने के लिए कट लेना होगा। तो लुकिंग एट कट कहाँ से ले सकते, सबसे जो कॉमन है, सबसे पॉपुलर है, दैट इज ऑन द चेस्ट वॉल, राइट, जो हम इंफ्रामैमरी कहते हैं, यहाँ पे जो कट आता है, जो कट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर के लिए होगा। यहाँ पे जो कट होता है इसका एडवांटेज क्या होता है कि फर्स्ट थिंग इट इज जस्ट बिलो द ब्रेस्ट, तो वहां से आप जो भी साइज के इम्प्लांट डालना चाहते हो डाल सकते हो। आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको कौन से प्लेन में या फिर कौन से लेवल पे इम्प्लांट डालना है, यानी आपको ग्लैंड के नीचे चाहिए कि आपको फेशिया के नीचे चाहिए, आपको मसल के नीचे चाहिए। ये तीनों ऑप्शंस जो होते हैं इस कट से सारे आपको मिल जाते हैं। टेक्निकली इट इज मच मोर सिंपलर। ये हो गया पहला ऑप्शन। अभी आप पूछोगे इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज इसका एक ही है, वो है कि वो चेस्ट पे कट रहेगा आपका, राइट। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कट का विजिबिलिटी कम करने के लिए, साइज कम करने के लिए व्हाट ऑल कैन बी डू, टेक्निक्स कौन से है, बाद में क्या होता है। बट इवेंचुअली एक चीज होती है, कोई भी आप सर्जरी करवाते हो कट तो आता है उसमें। कट को मिनिमम कैसे किया जा सकता है वो तो हम बात करेंगे, बट ये सबसे कॉमन है, लेकिन द कट इज ऑन योर चेस्ट, तो उसके लिए यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। दैट इज द मोस्ट कॉमन टेक्निक जिससे ना सबसे ज्यादा लोग वही प्रेफर करते हैं, सर्जन्स एज वेल एज पेशेंट्स। तो सेकेंड जो कट होता है जो काफी पॉपुलर है, जो आपका एरियोला निप्पल होता है उसके अराउंड एक कट लिया जाता है, उसमें से फिर इम्प्लांट डाला जाता है। अभी जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ना ट्रांसजेंडर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, इसमें कैसा होता है पहले से ही साइज छोटा होता है आपके निप्पल का और एरियोला का, तो इसलिए जो उतना बड़ा कट चाहिए जितना इम्प्लांट अंदर जा सके, यानी 5 सेंटीमीटर कट चाहिए, सब लोगों में शायद से ना मिल पाए। जिनके पहले से ब्रेस्ट थोड़े से फ्लैबी है या थोड़े से बड़े हैं या फिर एरिया तो बड़ा है, उनमें आप शायद से सोच सकते हो इसके बारे में। बट मेजॉरिटी जो लोग होते हैं उनके निप्पल एरिया का साइज काफी छोटा होता है, इसलिए वो 5 सेंटीमीटर का कट मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसकी वजह से क्या होगा, कट थोड़ा सा यहाँ और वहाँ एक्सटेंड हो जाएगा, तो स्कार ज्यादा विजिबल हो जाता है। सो स्पेशली ट्रांसजेंडर पेशेंट्स में मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये इंक्लूड ना करें। ओनली एक्सेप्शंस भी जिनका पहले से एरिया ज्यादा बड़ा है और मे बी शायद से जिनको हार्मोन ट्रीटमेंट से थोड़ा ब्रेस्ट इशू ऑलरेडी डेवलप हुआ है, बट वो बहुत ही रेयर होता है। आई वुड से लेस देन 5% ऑफ पेशेंट्स में ये हम देखने मिलेंगे। सो ये जो कट होता है आई वुड से ये हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। और एक जो तीसरा ऑप्शन है जो हम कहते हैं ट्रांस एक्सिलरी, यानी जो आपका आर्मपिट होता है यहाँ से हम कट लेके सर्जरी कर सकते हैं। सो कट जो होता है आपके यहाँ के फोल्ड में रहेगा, राइट, यहाँ से हम इम्प्लांट यहाँ पे डाल सकते हैं। इसका एडवांटेज कैसा है कि ये कट आप हाथ तो नीचे रहता है आपका, तो कट दिखता नहीं है किसी भी हालत में। आप स्लीवलेस भी पहनते हो तो भी ये कट दिखाई नहीं देगा। एंड कट जो होता है ये आगे और पीछे के बीच में रहता है, इधर तक नहीं आएगा, बाहर तक नहीं आएगा, ना ही इसके पीछे जाएगा। तो स्लीवलेस पहन के दिखेगा नहीं। और भले ही अगर आप हाथ कभी ऊपर कर लेते हो, यहाँ की स्किन जो होती है उसके नेचुरल स्किन फोर्स में कट रहने की वजह से वो हाथ ऊपर करने पे भी इतना विजिबल नहीं हो। सो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंड इसमें बस थोड़े से लिमिटेशंस क्या है कि आप सब फेशियल जो प्लेन होते हैं फेशिया के नीचे या फिर ग्लैंड के नीचे इम्प्लांट डालना कभी कभी टेक्निकली थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। दैट इज द ओनली इशू। जैसे मैंने कहा कितना साइज का इम्प्लांट है वो हर एक पेशेंट पे डिफर करता है, आपको साइज कितना चाहिए।
बट येस दिस वुड बी अ गुड ऑप्शन, रियली गुड। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। जस्ट टू कंप्लीट, कुछ लोग मैं पढ़ा रहेगा, गूगल सर्च पे देखा रहेगा कि अम्बिलिकस जो होता है, नेवल जो होता है, उसके थ्रू एंडोस्कोपिकली आप इम्प्लांट्स कर सकते हो। अभी ये टेक्निक जो है, इससे हमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक तो उसको रोलिंग इम्प्लांट्स की जरूरत होती है जो इतने इजीली अवेलेबल है नहीं, एंड प्लस साइज के लिमिटेशंस आते हैं, प्लेसमेंट की लिमिटेशंस आते हैं। प्रैक्टिकली जिस कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, ये जो कट है एंड ये जो कट है, दीज टू आर रियली गुड। सो आई वुड एडवाइस कि इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट किया जाए, अगेन डिपेंडिंग ऑन आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड आपको कितना साइज लगवाना है एंड विजिबिलिटी के लिए आपके कैसे इश्यूज होंगे। थैंक यू। मेरा अगला सवाल ये है डॉक्टर, ट्रांस महिलाओं में ब्रेस्ट इम्प्लांट का साइज और आकार से जो स्कार या जो निशान है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? इम्प्लांट्स के बारे में जैसे आपने कहा कि साइज, शेप में भी उसका जो टेक्सचर होता है उसमें भी कुछ चीजें मैटर करती होगी। यस, इम्प्लांट्स के दो बेसिक टाइप्स होते हैं। वन जो होता है अपना राउंड सिलिकॉन इम्प्लांट होता है, एंड द अदर जो होता है वो एनाटॉमिकल शेप, जैसे इन्हें टीयर ड्रॉप शेप या फिर पेयर शेप इम्प्लांट्स। ये दोनों जनरली कॉमनली लेट्स से प्रोपोगेटेड होते हैं, कि ये प्रोमोटेड होते हैं। इंडिया में राउंड इम्प्लांट्स आर अवेलेबल एवरीवेयर। जो एनाटॉमिकल इम्प्लांट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं है, वेरी फ्रैंकली। अगर किसी को वही चाहिए तो वो स्पेसिफिकली मंगाने होंगे। उन दोनों से इतना फर्क नहीं पड़ेगा एज फार एज द रिजल्ट्स आर कंसर्न, वेरी फ्रैंकली। सो राउंड इम्प्लांट से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दैट इज फॉर द टाइप ऑफ इम्प्लांट। अभी काफी लिटरेचर है, ऑनलाइन काफी चीजें हैं कि ये पर्टिकुलर इम्प्लांट से, जैसे स्मूथ इम्प्लांट से कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर के चांसेस होंगे, या फिर ये नैनो या माइक्रो टेक्सचर की वजह से बाद में जाके आपको इश्यूज हो सकते हैं। ये एक इशू था जो अब तक सॉल्व हो चुका है। सो अभी जो इम्प्लांट्स मिलते हैं उनकी वजह से आपको पोस्ट ब्रेस्ट इम्प्लांट्स लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं होते, जो पहले ALL के बारे में अगर सुना रहेगा आपने तो। सो ऑल इम्प्लांट्स जो है वो सेफ होते हैं, राउंड इम्प्लांट्स यूज करना है। कमिंग टू द साइज ऑफ इम्प्लांट्स, अब ये चीजें यस मैटर करेगी, क्योंकि ट्रांसजेंडर पेशेंट्स में जो होता है, जो ब्रेस्ट का टिश्यू है उतना टिश्यू नहीं रहेगा, उतनी स्किन भी लूज नहीं होगी इनिशियली। मे बी होमो ट्रीटमेंट से कुछ लोगों में थोड़ी स्किन लूज होती है, थोड़ा टिश्यू आ जाता है, बट दैट इज नॉट द सेम एज एन एक्चुअल फीमेल ब्रेस्ट। जैसे इनका लाइक जन्म से है, उनका वैसा नहीं होगा। सो इम्प्लांट कितना बड़ा हम यूज कर सकते हैं उसमें थोड़े से लिमिटेशंस आते हैं। वी कैन इंसर्ट लार्ज इम्प्लांट्स ऑल्सो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका करंट चेस्ट साइज कितना है, आपका करंट स्किन थिकनेस कैसा है, इलास्टिसिटी कैसी है। तो जब आप आओगे या टॉप सर्जरी के लिए, आपको एग्जामिन करेंगे, आपका स्किन क्वालिटी कैसा देखेंगे, फिर पिंच करके देखेंगे कि एक्चुअली ब्रेस्ट टिश्यू कितना है वहाँ पे, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट्स कितने आते हैं, ये आपका चेस्ट का मेजरमेंट्स कितना आता है। ये करने के बाद फिर पूछेंगे आपको किस तरह का रिजल्ट चाहिए। आपको थोड़ा जनरलाइज फुलनेस चाहिए, आपको सामने प्रोग्रेशन ज़्यादा चाहिए, आपको यहाँ पे क्लीवेज कितना पास में चाहिए। सो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके देन हम इम्प्लांट चूज कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर लार्ज इम्प्लांट्स ऑल्सो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 650 cc 645 cc इम्प्लांट्स भी डाले हुए हैं, जिसमें बाद में पेशेंट्स को कोई इशू नहीं हुए। इम्प्लांट्स का जो प्लेसमेंट लेवल है उसमें फर्क डेफिनेटली होता है। अगर जैसे आपने पूछा कि इसमें किस चीज से क्या फर्क पड़ेगा, लेट्स से स्कार में, मार्क में, अगर ब्रेस्ट टिश्यू बहुत कम है तो फिर एडवाइस करूंगा मैं कि वी डू नॉट गो जस्ट बिलो ब्रेस्ट टिश्यू, सब ग्लैंडुलर जो होता है स्किन के नीचे वो ना करे। अगर हम ज्यादा बड़ा इम्प्लांट ना प्लान कर रहे तो हम एक तो मसल की फेशिया के नीचे या फिर मसल के ही नीचे प्लान कर ले, तो उससे क्या होगा कि ऊपर थोड़ा सा कवरिंग रहेगा मसल का या फेशिया का, तो जिससे स्किन में जो कभी कभी आप रिपलिंग बोलते हो या फोल्ड बोलते हो, टाइटनेस जो बोलते हो, वो उतनी नहीं रहेगी। क्योंकि यार स्किन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच आता है, जो टाके जहाँ लेंगे, जहाँ से करते यहाँ से करते हो या यहाँ से करते हो, जो टाके आते हैं उस पर अगर बहुत स्ट्रेच आ जाएगा तो जो आपका स्कार है, स्कार का क्वालिटी थोड़ा सा पुअर हो सकता है। तो ना शायद से जब थोड़ा बड़ा स्कार हो जाए या फिर ना स्कार का अपने इतना अच्छा ना हो। सो हर एक जो पेशेंट रहेगा उनकी रिक्वायरमेंट जो है इसको असेस करके
एडवाइस कर सकते हैं। बट जनरली लिमिटेशन ऑफ साइज का इशू नहीं होता, साइज जो हम चाहे चूज कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज, जो भी साइज चाहिए हम यहाँ से भी डाल पाएंगे और यहाँ से भी डाल पाएंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ से डालेंगे तो छोटा इम्प्लांट ही डालना है, बड़े इम्प्लांट्स भी प्रॉपरली वहां से फिट हो जाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सिर्फ जो यहाँ का मसल आपका होता है ट्रांसजेंडर पेशेंट में, इट इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग, इसका बल्क अच्छा होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो कभी कभी विद हेवी फिजिकल एक्टिविटी इम्प्लांट्स कभी थोड़े साइड में दिख सकते हैं, आपको डिस्प्लेसमेंट थोड़ा दिख सकता है, जो रिलैक्स करने पे नॉर्मल पे आ जाता है। दैट इज द ओनली थिंग व्हेन वी आर कंसीडरिंग वेरी लार्ज इम्प्लांट। बहुत बड़ा साइज अगर हम सोच रहे हैं, मसल के नीचे सोच रहे हैं, यहाँ से डालें यहाँ से डालें। सो आपका करंट जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो स्टेटस है, ग्लैंड का स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग एक सही साइज चुनेंगे तो फिर स्कार्स में ज्यादा प्रॉब्लम है, फिर हीलिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड मार्क भी आपका सही रहेगा। अगला सवाल है, क्या पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट्स जैसे स्कार चीक्स या सिलिकॉन शीट्स का उपयोग निशान को कम करने में मदद कर सकते हैं? उसके लिए आप कौन सा ट्रीटमेंट या प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेंगे? डेफिनेटली यस। कोई भी सर्जरी कराते हो तो उसका स्कार रहेगा, और स्कार्स कम करने के लिए कुछ बेसिक मेजर्स होते हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, उससे स्कार काफी अच्छा रहेगा। पहले कुछ दिन आपका सर्जरी हो चुका है, मानो यहाँ से हुआ है यहाँ से हुआ है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेट्स से 7 से 10 दिन तक आपके टाके वहां पे रहेंगे। उसके बाद इधर डिसॉल्वेबल स्टिचेस तो वो अपने आप पिघलने वाले हैं, या फिर निकालने वाले टाके रहेंगे, 7 से 10 दिन निकल जाएंगे। उसके बाद जो पीरियड आता है उसमें डेफिनेटली आपको स्कार ट्रीटमेंट चालू करनी है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट जो लोगों को स्कार हाइपोट्रोफी होने के चांसेस ऐसे नहीं, सब लोगों ने ये करना चाहिए। सबसे मेन चीज क्या होती है, लोकल हाइजीन जो है मेंटेन करना है। जो आपका लोकल एरिया है उसको आपको नॉर्मल क्लीन करना है विद सोप एंड वाटर, कीप इट ड्राई, वहाँ पे ज़्यादा स्क्रैचिंग नहीं करनी, ये सब चीज़ें को फॉलो करना है। सेकेंड थिंग, अभी स्कार जेल्स के बारे में आप बात कर रहे थे, इधर आप डायरेक्टली सिलिकॉन जेल्स चालू कर सकते हैं, या फिर अगर किसी व्यक्ति की टेंडेंसी है कि उनका स्कार थोड़ा सा पहले से डार्क दिखना चालू होता है, तो उनके लिए पहले फर्स्ट 10 डेज के लिए एक माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम और एक लाइटनिंग क्रीम चालू कर देते हैं 10 दिनों के लिए, एंड उसके बाद हम शिफ्ट करते हैं टू द सिलिकॉन बेस्ड जेल्स। अभी सिलिकॉन बेस्ड जेल्स जो होते हैं वो आपको अराउंड 1 मंथ यूज करने होते हैं। वो लगाने के बाद एक जेंटल मसाज, सपोज जब आपका स्कार ऐसा है तो ना जेंटल मसाज करना है, साइड टू साइड, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, ट्वाइस अ डे करना होता है। इन एडिशन टू दिस सिलिकॉन जेल शीट्स होते हैं, तो वो यूज करना इज अ वेरी गुड थिंग। आई रिकमेंड दैट सबके लिए। वो छोटी पट्टी होती है, आपको जस्ट स्कार पे लगानी, यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए, एंड एनीवे आप उसके साथ इधर एक स्पोर्ट्स वाला यूज करने वाले हो या फिर प्रेशर यूज करने वाले हो, तो उसके नीचे आपको वो जेल शीट लगा देंगे। वो जेल शीट कॉन्स्टेंटली वहाँ लगी रहेगी, जब टाइम आएगा तो आप सब निकाल के वहाँ पे ऑइंटमेंट लगा के मसाज कर दीजिए, फिर से जेल शीट लगा दीजिए आपकी। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू अ रियली गुड स्कार। तो आपको एक्सेस कुछ करना है नहीं, वैसे भी आपके गारमेंट के अंदर या ब्रा के अंदर रख देना है उसको, वैसे ही रहेगा। फुल टाइम उसको यूज करना है, सिर्फ नहाते समय एंड जो क्रीम्स लगाते हैं उसके सिर्फ निकालना है, बाकी टाइम यूज करना है। ये आप फॉलो करोगे, इट गिव्स यू फैंटास्टिक रिजल्ट विद स्कार। सो ये मैं हर एक व्यक्ति के लिए रिकमेंड डेफिनेटली करूँगा। थैंक यू डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसजेंडर महिलाओं के ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में सब ग्लैंडुलर और सब मस्कुलर इम्प्लांट टेक्निक ये दोनों किए जाते हैं, उनके बीच स्कार हीलिंग और विजिबिलिटी में क्या कोई अंतर है, और ये हमारे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इस पर कैसे प्रभाव डालता है? That's a very good question. थोड़ा सा इसमें हमने जो बात की थी उसका भी थोड़ा स्लाइड रिपीटेशन दे दूंगा। जो प्लेसमेंट होता है इम्प्लांट्स का, ये आपका स्किन है यहाँ पे, उसके नीचे थोड़ा फैट एंड ग्लैंड आएगा, उसके नीचे मसल होता है, मसल के ऊपर एक फेशिया नाम का कवरिंग होता है, उसका मसल कवरिंग, और उसके नीचे आपके रिब्स होते हैं, राइट। तो जो प्लेसमेंट होता है वो इन लेवल्स के बीच में कहीं तो आता है। पहला प्लेसमेंट जैसे आपने कहा सब ग्लैंडुलर, ये होता है स्किन और मसल के बीच में, ये होता है सब ग्लैंडुलर प्लेसमेंट। दूसरा जो होता है सब फेशियल, वो मसल जो होता है उसका फेशिया कवरिंग जो होता है वो कवरिंग और मसल के बीच में होता है सब फेशियल। एंड फाइनली जो होता है मसल के नीचे, उसको बोलते हैं सब मस्कुलर या फिर सब पेक्टोरल प्लेसमेंट। अभी इसमें से कौन सा बेटर है और कौन सा चूज करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, जब कंसल्टेशन होगा आपके साथ तभी एग्जामिन किया जाएगा आपको। सबसे पहले क्या देखना है हमें, स्किन क्वालिटी कैसी है और एग्जिस्टिंग स्किन लूजनेस ब्रेस्ट टिश्यू कितना है, तो उसको हम पिंच करके देखेंगे, उसका थिकनेस मेजर करेंगे,
मेजरिंग के लिए दिस इज समथिंग दैट वी यूज, इससे कैलिपर होता है राइट, तो वी एक्चुअली सी कि इसका कितना थिकनेस आ रहा है ब्रेस्ट टिश्यू का। सो अगर जो हमें बिलो स्किन डालना है, सब ग्लैंडुलर इम्प्लांट डालना है, स्किन थिकनेस एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर से ज्यादा रहेगा तो इट वुड बी अ गुड आइडिया। अगर उससे कम रहेगा तो वी शुड कंसिडर कि हम इधर सब फेशियल डालें या फिर सब मस्कुलर डालें। अगर स्किन थिकनेस उतना है नहीं तो आइडियल होता है आपके मसल्स या फेशिया के नीचे ही आपका इम्प्लांट डाला जाए। इसका डिसएडवांटेज वैसे देखा तो कुछ है नहीं। कुछ लोगों के कंसर्न्स होते हैं कि आप मसल के नीचे डाल रहे हो या फिर फेशिया के नीचे डाल रहे हो तो हमारे अपर बॉडी स्ट्रेंथ में कोई फर्क पड़ेगा या फिर हम मूवमेंट्स करते हैं कोई मूवमेंट्स नहीं कर पाएंगे, रूटीन एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आएगा। एब्सोल्युटली नॉट, आपकी कोई रूटीन एक्टिविटी से प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपकी कोई मसल स्ट्रेंथ में कोई इशू नहीं होगा। दूसरी चीज जो लोग पूछते हैं स्पेशली सब मस्कुलर इम्प्लांट डालने के लिए कि जब हम मसल्स फ्लेक्स करेंगे या फिर टाइट करेंगे, मे बी आप वर्कआउट कर रहे हो जिम में या फिर ना आप कोई ओवरहेड एक्टिविटी कर रहे हो तो कभी कभी हमें लगता है कि इम्प्लांट थोड़ा साइड में आ रहा है। यस दैट इज ट्रू, इम्प्लांट थोड़ा सा आपको साइड में डिस्प्लेस हुआ लगेगा इफ यू आर फ्लेक्सिंग अ मसल वेरी टाइटली, लेकिन जब नॉर्मल होता है तो इम्प्लांट वापस नॉर्मल जगह पे आ जाता है। इसलिए इम्प्लांट डिस्प्लेसमेंट जो होता है नॉर्मल लोगों में नहीं होता। इसमें जस्ट एक इशू है, अगर आप लेट्स से बहुत ही फिजिकली एक्टिव काइंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग भी परस्यू करना चाहते हो पोस्ट इम्प्लांट सर्जरी यू नो, तो तभी आपके मसल वॉल्यूम और स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा होगी। ऐसे केसेस में आप शायद से सोच सकते हैं कि आप सब मस्कुलर ना जाए क्योंकि फिर वो एवरी पंप के साथ आपको साइड में इम्प्लांट दिख जाएगा, यू माइट नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद दैट, तो फिर देन सब ग्लैंडर के बारे में ही सोचना ही अच्छा रहेगा। सब फेशियल इज वन थिंग जो दोनों के बीच का एक कॉम्प्रोमाइज हम कह सकते हैं। सो फेशिया जो कवरिंग भी आता है उसके ऊपर का सॉफ्ट टिश्यू मिल जाता है एंड लेट्स से जो ग्लैंड के नीचे चाहिए जो ग्लैंड के नीचे टाइटनेस दिख जाएगी वो नहीं मिलेगी आपको। विजिबिलिटी के बारे में आप कह रहे थे, तो विजिबिलिटी थोड़ा सा इससे रिलेटेड है। अगर ब्रेस्ट टिश्यू कम होगा तो फिर डेफिनेटली अगर बड़ा इम्प्लांट डालते हैं तो शायद से इम्प्लांट के बॉर्डर्स थोड़े से विजिबल हो सकते हैं। ये इशू प्रीवियसली ज्यादा था क्योंकि इम्प्लांट्स इतने प्लायबल इतने सॉफ्ट नहीं थे, थोड़ा सा यू नो बॉर्डर्स विजिबिलिटी ज्यादा होता था। जो राइट नाउ इम्प्लांट्स जनरली यूज किए जाते हैं जो हम यूज करते हैं दे आर प्रीटी सॉफ्ट एंड काफी इजीली मर्ज हो जाते हैं ब्रेस्ट के टिश्यू के साथ, तो इतना इशू नहीं आता। बट इफ द लेट्स से ब्रेस्ट टिश्यू बहुत ही कम है, आई वुड सजेस्ट कि वी गो फॉर आइदर सब फेशियल या फिर सब मस्कुलर। जिनमें थोड़ा सा ब्रेस्ट टिश्यू है या जिनमें मे बी हार्मोन्स की वजह से थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा मिला है, हम आइदर वी कैन गो फॉर सब ग्लैंडुलर प्लेसमेंट या फिर हम सब मस्कुलर सब फेशियल कहीं से भी जा सकते हैं। दैट विल बी एन इंडिविजुअल चॉइस हर एक का। मेरा अगला सवाल है, ट्रांसजेंडर महिलाओं के ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद जो स्कार्स बनते हैं उनमें जेनेटिक्स की क्या भूमिका है और क्या ऐसी जेनेटिक प्रवृत्तियां हैं जो घाव के परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं? यस डेफिनेटली जेनेटिक्स का रोल तो होता ही है इसमें। ये स्पेसिफिकली लिमिटेड नहीं है ट्रांस महिलाओं के लिए, एक्चुअली ये सबको अफेक्ट करता है। अभी कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो भी आपका स्कार होता है जो व्रण रहता है वो थोड़ा सा थिक होने के चांसेस होते हैं। भले ही नॉर्मल मामूली चोट लग गई, कहीं पे सब छोटी फुंसी आ गई थी, वो लेट से फट गई है, जो थोड़ा जख्म हो गया था लेकिन उसमें बहुत बड़ा दाग हो गया, वो स्कार था वो बड़ा हो गया, तो इसे हम कीलॉइड टेंडेंसी कहते हैं या फिर हाइपोट्रोफिक स्कार टेंडेंसी कहते हैं। ये स्पेसिफिकली कब होता है? जब कोई जख्म हील होने में टाइम ज्यादा लगता है और ये जो स्पेसिफिक एरिया होता है चेस्ट शोल्डर्स एंड लेट्स से यहाँ तक का जो बटरफ्लाई एरिया हम कहते हैं, इसमें स्कार्स का हाइपरट्रॉफी या कीलॉइड होना बहुत कॉमन होता है इन जो में ये टेंडेंसी है। अभी जैसे कि आपने कहा कि जेनेटिक टेंडेंसी है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते वेरी फ्रैंकली, सो वो लिमिटेशन हमारे पास आता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, जो भी हम कंसल्ट करेंगे ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है कि आपकी प्रीवियस कोई इंजरी में ऐसे कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर हीलिंग में कोई इश्यूज आते हैं। एंड एक बार सर्जरी हो जाती है, सर्जरी के बाद वी आर मोर केयरफुल एज फार एज स्कार इज कंसर्न। फर्स्ट ईयर पोस्ट सर्जरी हमें काफी ध्यान देना होता है। अगर हमें कभी लगता है कि स्कार थिक हो रहा है, थोड़ा सा ना साइज बढ़ रहा है, ज्यादा डार्क हो रहा है, तो वी स्टार्ट ऑफ विद ट्रीटमेंट्स फॉर इट। ट्रीटमेंट्स में वहाँ पे इंजेक्शंस देना, उस पर लेजर करना, सिलिकॉन शीट चालू करना, ये सब चीजें तो डेफिनेटली आती ही आती है। और एक फैक्टर जो हम कंसिडर करना चाहिए, अगर ये टेंडेंसी है
एक पर्टिकुलर ट्रांस महिला को, तो कितना स्ट्रेच आएगा जहाँ पे इम्प्लांट डालेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम यहाँ से इम्प्लांट डालते हैं चेस्ट वॉल से और काफी बड़ा इम्प्लांट डालते हैं, जैसे अगर उनको चाहिए रहेगा कि उनको बड़ा इम्प्लांट चाहिए, साइज बड़ा चाहिए, और स्ट्रेच बहुत ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द इम्प्लांट साइज एंड वॉल्यूम, तो फिर किलोइड या फिर हाइपोट्रॉफी होने की चांसेस ज्यादा है। एक वहाँ पे लिमिटेशन आता है कि कितना बड़ा साइज डाले। अगर साइज पे बिल्कुल चेंज नहीं करना है कि नहीं ये साइज से चाहिए ही चाहिए, तो हमें कंसिडर करना चाहिए यहाँ से डाला, क्योंकि यहाँ से जब डालते हो इम्प्लांट तो आपको यहाँ पे फिट हो जाएगा, तो यहाँ पे इतना स्ट्रेच नहीं आता इस पर्टिकुलर एरिया में। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि वहाँ पे जो हाइपोट्रॉफी होने के चांसेस एंड किलोइड के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड ये एरिया जो है इट इज आउटसाइड द बटरफ्लाई जोन, जहाँ पे हाइपोट्रॉफी के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो अगेन द चांस ऑफ स्कार जो बड़ा होना, किलोइड होना काफी कम हो जाता है। एक साल का जो लेट्स से प्रॉपर फॉलोअप एंड प्रॉपर केयर लेना है स्कार का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे पर्टिकुलर महीनों में। एंड वंस एक साल बीत जाता है, उसके बाद हाइपोट्रॉफी या कुछ होना चांसेस काफी कम है। लेकिन अगर कुछ होना चालू होता है, एज आई सेड, इंजेक्शंस, लेजर्स, ऑप्शंस हैं हमारे पास जिससे हम उसको जल्दी कंट्रोल में ला सकें। थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल है, एक सर्जन का कौशल और अनुभव किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में घाव की संभावना को कैसे प्रभावित करता है, और सर्जन का चयन करते समय पेशेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑलवेज डेफिनेटली आप बहुत रिसर्च करके ही आते हो, कोई सर्जन आप चुनते हो, क्योंकि आप एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी पे हो और एक आपका बहुत बड़ा डिसीजन है कि आपको ये ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवानी है, टॉप सर्जरी करवानी है। ऑलवेज एंड ऑलवेज आप सर्जन के बारे में जितनी हो सके इंफॉर्मेशन अगर ढूंढते हो तो बेटर है। एंड सर्जन के साथ आपका कंसल्टेशन फेस टू फेस होना ज़रूरी है। अगर लॉजिस्टिकली कि आप कहीं दूर रहते हो, पॉसिबल नहीं, एटलीस्ट एक कॉल पे या फिर वीडियो कॉल पे आपके जो भी डाउट्स है सारे क्लियर करना डेफिनेटली अच्छा रहेगा। आपको सर्जन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके जो रिक्वायरमेंट्स है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, सर्जन को पता चलने चाहिए कि ये से देने चाहिए। तो जो अच्छे सर्जन्स है दे विल डेफिनेटली गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, बोलेंगे आपको कि ये पॉसिबल है, ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे करना चाहिए। और अगर लग रहा है कि ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए, वो आपको स्ट्रेट अवे बोल देंगे कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, यू कैन मॉडिफाई, ये आपको ऐसे किया तो ज़्यादा बेटर होगा। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फीमेल में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करना और ट्रांस फीमेल में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करना, ये दो चीज़ें भले ही टेक्निकली आपको सेम लगे, प्रोसेस तो वही करना है, इम्प्लांट तो वही है, इंसकट भी वही रहेगा आपका, इट इज डिफरेंट। जिनको एक्सपीरियंस है ये करने में, उनसे करवाना इज डेफिनेटली बेटर फॉर यू। क्यों? आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप फीमेल को देखोगे, ऑलरेडी ब्रेस्ट टिश्यू है, स्ट्रेच हो सकता है, सब कुछ है, तो जो इम्प्लांट डालते हो आप कट कहाँ लेते हो, दैट फोल्ड में ले लोगे तो वहीं पे कट रह जाता है, आपको शेप मिल जाता है, राइट। आप ट्रांस महिला की बात करते हो जिनके पास ब्रेस्ट टिश्यू नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी से फोल्ड फॉर्म नहीं हुआ है यहाँ पे, तो वो कट कहाँ पे रखना चाहिए कि वो इवेंचुअली इम्प्लांट लगाने के बाद एग्जैक्टली वो फोल्ड में ही आएगा, जिससे कि वो सबसे कम विजिबल रहे, ना ब्रेस्ट पे आता है ना नीचे रह जाता है। ये जो छोटी मोटी चीजें होती है प्लानिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसने पहले किया हुआ है उसे ही ठीक से समझ में आएगा। सेकेंड थिंग, जस्ट बिकॉज ज्यादा ब्रेस्ट इश्यू है नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इम्प्लांट बहुत छोटा डालोगे, बड़ा इम्प्लांट डाला जा सकता है, तो वो कितना साइज आप इंक्रीज बढ़ा के डालोगे और कौन सा लिमिट वुड बी आइडियल, ये आगे विद एक्सपीरियंस ही समझ में आता है। फिर यहाँ से जो अप्रोच अगर यूज करना है तो उसके लिए जो टेक्निकल स्किल्स चाहिए, दैट हैज टू बी विद अ प्रॉपर पर्सन हु हैज नॉलेज कि ये ऐसा होता है, यहाँ पे यहाँ से जाएगा, ऐसे इसको प्लेस करना है। तो इसलिए चॉइस ऑफ सर्जन डेफिनेटली इट मेक्स अ डिफरेंस। जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्स है, उनके जो सर्टिफाइड सर्जन्स होते हैं, दो ज़्यादा आइडियल पीपल जो आपका सर्जरी कर सकते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो, आइटम की वेबसाइट पे इनको पूछ सकते हो। एंड उसके बाद भी आप डिसाइड कीजिए कि यस ये सर्टिफाइड सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन है, इन्होंने ट्रांस इम्प्लांट्स कितने किए हुए, किए कि नहीं किए, उनके रिजल्ट्स कैसे है, उनके एक्सपीरियंस कैसे है। वंस ये आप सब देखते हो, उसके बाद आप सर्जन चॉइस कीजिए। क्योंकि टेक्निकली जैसे आपने पूछा क्या फर्क पड़ता है, टिश्यू हैंडलिंग जो जिसे हम कहते हैं कि जो सर्जरी करते हैं तो हम हर चीज को अलग करते हैं,
जब सही प्लेन में जाते हो, सही लेवल पे जाते हो, उसमें जो चीज़ों को हम हाथ लगाते हैं, हैंडल करते हैं, उसे टिश्यू हैंडलिंग कहते हैं। जितना टिश्यू हैंडलिंग अच्छा होगा उतना आपका रिजल्ट अच्छा आता है, उतना आपका स्कार अच्छा होता है, उतने जल्दी आपका हीलिंग हो जाता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका टिश्यू हैंडलिंग अच्छा है वही आपको लाइक सही स्कार एंड प्रॉपर रिजल्ट दे पाएंगे। सो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आपको सर्जन का चॉइस करना। थैंक यू डॉक्टर। नेक्स्ट सवाल है, ट्रांस महिलाओं में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद निशान के परिपक्व होने और मुरझाने की सामान्य समय सीमा क्या है, और पेशेंट्स उनके लॉन्ग टर्म स्कार अपीयरेंस के संदर्भ में क्या उम्मीद रख सकते हैं? ओके, सो आप जहाँ से भी सर्जरी करवा लीजिए, एज इन यहाँ से करवा लीजिए, यहाँ से करवा लीजिए, जो आपका निशान होता है, जो आपका स्कार होता है, वो ठीक से मच्योर होने के लिए, प्रॉपर हीलिंग होने के लिए, अगर आप नो लेट्स से बॉडी का जो रिपेयर टेक्निक होता है उसमें अगर हम उसके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर फुल हीलिंग के लिए 6 months to 1 year तक लग सकता है। ऊपर से स्किन टूट जाती है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज आपका 7 दिन बाद तो घाव मिट गया है, घाव बंद हो गया आपका, आपके एक्टिविटीज में लिमिटेशन इसमें कुछ नहीं आएंगे। लेकिन जो अंदर का टिश्यू जो होता है उसको जो प्रॉपर ऐसे जुड़ के स्ट्रेंथ आनी चाहिए वहां पे, वो प्रोसेस चलता रहता है। वो एक दिन का या एक हफ्ते का प्रोसेस नहीं है। सो दैट इज अ प्रोसेस विच कैन गो अप टू 1 year ऑल्सो। तब उसके बाद प्रॉपर स्ट्रेंथ आ गई उसमें, एंड प्रॉपर मैच्योरिटी आ गई स्कार। जैसे आप पूछ रही थी मच्योर स्कार कैसे होता है, तो द स्कार मैच्योरिटी उसको उतना टाइम देना चाहिए। अंदर से जो टिश्यू का हीलिंग वो 1 साल तक चढ़ता है, जो आप बाहर से देख सकते हो। तो जब सर्जरी हो जाएगी आपकी, उसके पहले 2-3 महीने में आपको ऐसे लगेगा अरे स्कार बहुत ज्यादा विजिबल है, इतना स्कार क्यों दिख रहा है। वैसी बात नहीं होती, थोड़ी वहां पे स्वेलिंग होती है, टिश्यू के अंदर भी स्वेलिंग होती है, प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए पहले 2-3 महीने जो स्कार का अपीयरेंस है वो आपका फाइनल अपीयरेंस नहीं है। स्कार उसके फर्स्ट डे से ही सेटल होना चालू हो जाएगा। सो अराउंड 3 months पे जो आपको सेटल स्कार दिखता है, दैट इज अ गुड इंडिकेशन कि आपका स्कार ऐसा रहने वाला है और ये इंप्रूव होते जाएगा। ऐसे नहीं कि जो दिख रहा था आपको फर्स्ट मंथ वैसे ही रहे, उससे कई हद अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा वो। ये प्रोसेस इम्प्रूव करने के लिए तो हमने बात की थी, जेल्स एंड सिलिकॉन शीट सारे यूज करना है, स्क्रैचिंग अवॉइड करना है, ये सब आपको चालू रखना है। आपको ये बात याद रखनी है कि स्कार कंप्लीटली इनविजिबल नहीं होगा। आइडियली वहां पे एक लाइन, एक फाइन लाइन रहेगी, इट कुड बी हियर, इट कुड बी हियर। अभी यहाँ की लाइन तो दिखेगी नहीं एंड काफी हद तक इनविजिबल रहेगी। नॉर्मल कॉम्पोजिशन में कभी यहाँ का विजिबल नहीं होता। एंड जो यहाँ पे लाइन रहती है दैट इज वो सिर्फ आपके इंटीमेट पार्टनर्स के लिए विजिबल रहेगी, बाकी किसी को विजिबल नहीं होगी। अगर क्लोजली देखेंगे तो लाइन दिखनी ही वाली है। इवन द बेस्ट स्कार अगर आप पास से देखते हो तो वहां पे एक हल्की लाइन नजर आ जाएगी। आपको कंसीलर से डेफिनेटली थोड़ा सा हाइड कर सकते हो, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट विजिबिलिटी, और जब हम लाइक आपके पार्टनर्स के साथ बात कर रहे हैं, उन्हें वो विजिबल होगा, ऐसे नहीं कि वो इनविजिबल होगा। सो अ वेरी एक हल्की सी लकीर जो क्लोज एग्जामिनेशन या क्लोज इंस्पेक्शन पे विजिबल रहेगी, ये आपको डेफिनेटली एक्सपेक्ट करना है। कंप्लीटली इनविजिबल चीज नहीं होती। द ओनली थिंग इज अगर आप यहाँ पे करते हो और आपका स्किन हीलिंग अच्छा सब हो जाता है, फोल्ड भी रहता है, शायद से किसी को समझ भी नहीं है कि यहाँ पे स्कार है, क्योंकि नॉर्मल आपका यहाँ पे फोल्ड तो होता ही है, वो एक पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज एक हल्की फाइन लकीर, एक फाइन लाइन रहेगी, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। अगला सवाल है, ऐसे मामलों में जहां स्कार रिवीजन आवश्यक हो, तो वहां ट्रांस महिलाओं के पास निशान की उपस्थिति में सुधार के लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं, और ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कौन सा समय ठीक रहेगा? सॉरी, कौन सा समय ठीक रहेगा? राइट, सॉरी फॉर जी। अगर स्कार से आप खुश नहीं हो या फॉर कोई भी वजह की वजह से स्कार थोड़ा सा वाइड है, बड़ा है, या फिर थोड़ा फूला हुआ है, एंड आपको स्कार में आपको कोई चेंजेस का ट्रीटमेंट करवा दी है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले 3 महीनों के लिए एटलीस्ट जो आपको आपके सर्जन ने एडवाइस किया हुआ है, फर्स्ट थिंग ये सनस्क्रीन लगाना, आपके जो क्रीम्स है वो लगाना, सिलिकॉन जेट्स लगाना, और द सिलिकॉन शीट ऑल्सो, प्रेशर गारमेंट्स, यही सब आपको यूज करना है। और कोई इंटरवेंशन के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि जैसे हमने जस्ट डिस्कस किया था,
इनिशियल 2-3 महीने को ना मैच्योरिटी में ही टाइम चला जाता है आपका, पहले ज़्यादा दिखेगा फिर कम कम होता जाएगा। सो फर्स्ट 3 मंथ्स मिनिमम कुछ ना कीजिए। आइडियली आई वुड से 6 मंथ्स तक हमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, कोई इस पर सर्जरी नहीं करनी। उस समय के दौरान 3 to 6 मंथ से ना लेजर्स कर सकते हैं या फिर आप MNRF कर सकते हो, स्कार बोटॉक्स भी हो सकता है जिसके हम बात करेंगे। तो ये चीजें हम ट्राई कर सकते हैं, ऑल नॉन सर्जिकल ऑप्शंस बिटवीन 3 to 6 मंथ्स। उसमें स्कार मैच्योरिटी में मदद हो जाएगी, आपके टिश्यू सेटल हो जाएंगे। 6 महीनों के बाद भी अगर आप स्कार के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो, आपके डॉक्टर के साथ, सर्जन के साथ एक प्रॉपर कंसल्टेशन कर लीजिए, उनसे एक बार बात कर लीजिए कि ये स्कार जो अभी है, अगर हम स्कार रिवीजन प्रोसीजर करते हैं, एक सर्जरी करते हैं उसमें, तो कितना परसेंटेज इंप्रूवमेंट आएगा, कितना छोटा हो जाएगा, विजिबिलिटी कितनी कम हो जाएगी, और कितना टाइम लगेगा ये सब चीज कंप्लीट होने में। क्योंकि ट्रांस महिलाओं में स्पेसिफिक जो इश्यू होगा, अगर आप स्कार रिवीजन के बारे में सोच रहे हो, ऑलरेडी स्किन स्ट्रेच हो चुकी है इम्प्लांट की वजह से, राइट? तो थोड़ा तनाव ऑलरेडी है यहाँ पे स्किन पे। अगर हम स्कार रिवीजन प्रोसीजर करते हैं, उतना टिश्यू का जो पार्ट हम निकाल देंगे वहां से और फिर वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो टिश्यू पे, स्किन पे तनाव बढ़ेगा। तो उतना रिजर्व स्किन, उतना लूज स्किन वहां पे है कि नहीं, ये असेस करने के बाद ही वी शुड थिंक ऑफ गोइंग फॉर स्कार रिविजन। एंड स्कार रिविजन करते समय अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, डब्ल्यू प्लास्टी होता है या फिर नॉर्मल स्कार रिविजन भी होता है। जो ज़्यादा सूट करेगा आपको वो डेफिनेटली यूज किया जाएगा। बट जो इवेंचुअल रिजल्ट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग, स्कार जितना पतला हो सके पतला रहे, और दूसरी चीज वो फोल्ड में रहे या हिडन रहे। अगर यहाँ आए तभी यहाँ पे फोल्ड में रहे, हिडन रहे। तो ये दोनों चीजें मैक्सिमम जो टेक्निक में पॉसिबल होती है उसे हमें चुनना चाहिए। कुछ कुछ लोगों में इट मे नॉट बी पॉसिबल, स्कार रिविजन ऐसे होगा कि अच्छा रिजल्ट ना दे आपको, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये आपको आपके सर्जन के साथ एक ऑनेस्टली एंड प्रैक्टिकली डिस्कस करना चाहिए। एंड अगर सर्जन का आपका ओपिनियन है कि ये नहीं हो सकता या फिर इससे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, इट इज बेटर टू फॉलो योर सर्जन एडवाइस इन दिस केस। काफी अनकॉमन है ऐसे होना, बट फिर भी ये एक पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद। मेरा अगला सवाल है, क्या ऐसी कोई विशिष्ट जीवन शैली है या लाइफस्टाइल है जो कि आप पोस्ट ऑप के लिए रेकमेंड करेंगे, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद स्कार्स को प्रिवेंट या कम करने में सहायता करे? और लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे पहले, नॉट जस्ट फॉर स्कार, सारी चीज़ों में आपको डेफिनेटली काम आएंगी। और स्पेसिफिक कोई इंस्ट्रक्शंस होते हैं पोस्ट से जैसे आप फॉलो करोगे। फर्स्ट चीज़ होगी, जब तक आपका वहाँ पे टाके है या फिर जब तक पट्टी है, वहाँ पे आपको हाइजीन मेंटेन करना है, वेट ड्रेसिंग वहाँ पे नहीं रखना है। प्रेशर गारमेंट जो आपको देंगे वो रेगुलरली प्रॉपरली यूज़ करना है। पोस्ट सर्जरी भी और स्पोर्ट्स ब्रा या फिर एन एथलेटिक ब्रा, जिससे ब्रेस्ट टिश्यू को अच्छा सपोर्ट मिले, आपको ये चीज़ें इंक्लूड करनी है। पर्टिकुलर स्कार के साइड पे यहाँ पे ज़्यादा स्क्रैचिंग वगैरह नहीं करना है। जो आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए, जेल्स लगाना, मसाज करना, स्कार को वेल हेडेड रखना, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली फॉलो करनी है। डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे इम्प्लांट, कौन से लेवल पे इम्प्लांट डाला हुआ है, कौन से एक्टिविटीज़ का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ये सब आपको फॉलो करना है। इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी बहुत ज़्यादा ओवरहेड एक्टिविटी है ना, सिर जो आपके हाथ है सिर के ऊपर रेस करके बहुत सारे काम करना ऑब्वियसली नहीं करना है आपको। रूटीन काम लेकिन कपड़े पहनना या फिर हेयर वॉश करना, ये सब चीज़ें कौन करना, दोज आर फाइन, वो सब आप कर सकते हो। बट लाइक ओवरहेड एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना, ये सब चीज़ें जब तक आपकी सर्जन आपको अलाउ नहीं करते, आपको नहीं करना है। सेकेंड थिंग, वर्कआउट्स जो है, कौन से वर्कआउट्स चालू कर सकते हो आप, वॉकिंग या फिर साइकिलिंग, आप स्पेसिफिक चेस्ट वर्कआउट्स, अपर बॉडी वर्कआउट्स या फिर वेट ट्रेनिंग कब चालू कर सकते हो, मे बी अराउंड 1 मंथ आफ्टर सर्जरी। ये चीज़ें आपको आपके डॉक्टर से ना प्रॉपर कांटेक्ट रखे, प्रॉपर फॉलोअप रखे, उनका एडवाइस फॉलो करके ही करनी चाहिए। ये सब आप करोगे तो स्कार का हीलिंग अच्छा होता है, स्कार का मैच्योरिटी ज़्यादा अच्छा आता है। एंड इवेंचुअली क्या होता है, स्कार आपका एकदम पतला और छोटा रहेगा, पोस्ट सर्जरी आपको ज़्यादा पेन या फिर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। एंड और एक चीज होती है, ये जगह पे बात सब कुछ हील हो चुका है, स्किन को अच्छे हेयर रखना, स्किन का जेंटल मसाज करना, इम्प्लांट का मूवमेंट ऊपर नीचे चालू रखना, ये चीजें जो होती है, इम्प्लांट मसाज, इम्प्लांट मोबिलिटी, ये भी फॉलो करना होता है। नॉट इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी,
सब हीलिंग ठीक होने के बाद, सो जब डॉक्टर से फॉलोअप करोगे मे बी आपका 1 मंथ फॉलोअप के आसपास, तभी वो एडवाइस करेगी कि अपनी ये चीज़ें करनी चाहिए। तो दैट इज समथिंग आप चालू कर सकते हो। और अदर दैट गुड डाइट, healthy lifestyle, proper exercise and plenty of fluids, avoiding any addictions, ये सब चीजें जो होगी, all these combined together definitely अच्छा स्कार और एक परफेक्ट रिजल्ट फॉर ब्रेस्ट इम्प्लांट देंगे आपको। थैंक यू। मेरा अगला सवाल है कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में जो स्किन पिगमेंटेशन निशान की विजिबिलिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, और क्या विभिन्न और अलग स्किन टोन वाले व्यक्तियों के लिए है, उनके लिए क्या कोई विशेष विचार है? जो विजिबिलिटी एंड पिगमेंटेशन की बातें करते हैं, नाउ दैट हर पर्सन का स्किन अलग होता है। ब्रॉडली स्किन टाइप्स क्लासिफाई किए गए फॉर डॉक्टर्स, जो देख के अब समझ में आता है कि ये स्किन टाइप है। तो हर स्किन टाइप के अलग अलग इश्यूज होते हैं। जब स्किन टोन थोड़ा सा डार्क होता है, लेट्स से स्किन टाइप 4, 5, 6 ऐसे जो स्किन टोन्स होते हैं जो थोड़े डार्कर होते हैं, उनमें ज्यादा पिगमेंटेशन के चांसेस डेफिनेटली है, स्पेशली स्कार्स के। तो वो स्किन का टेंडेंसी होता है, दैट इज ट्रू फॉर एवरीवन। तो कुछ लोगों को ऐसा होता है, अगर स्कार हो जाता है तो स्कार इवेंचुअली बहुत लाइट होता है, बहुत फेड हो जाता है, दिखाई नहीं देगा। एंड बाकी कुछ लोगों को कैसा होता है कि वही सेम स्कार, सेम मार्क जो रहेगा वो डार्क रहेगा, ज्यादा विजिबल रहेगा। डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टोन ये दोनों चीजें हो सकती है। सर्जिकल प्रोसीजर्स में उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सर्जिकल टेक्निक सेम रहता है, पोस्ट सर्जरी केयर सेम रहती है आपकी। नाउ कमिंग टू स्कार ट्रीटमेंट, थोड़े से फर्क आते हैं। जैसे हमने प्रीवियसली बात की थी, लाइटिंग क्रीम्स या फिर जेल्स पहले यूज करते हैं फर्स्ट 10 डेज के लिए। तो जिन लोगों में पिगमेंटेशन के इश्यूज ज्यादा है, जिन लोगों का स्किन टोन थोड़ा डार्क है, उनमें बिफोर स्टार्टिंग द सिलिकॉन जेल्स हम जो स्टार्ट करते हैं वो होता है एक माइल्ड लाइटनिंग एजेंट, लाइक कोजिक एसिड होता है, या फिर कोजिक एसिड प्लस माइल्ड स्टेरॉइड हम चालू कर देते हैं, नाइसिनामाइड चालू कर देते हैं यहाँ पे लगाने के लिए फर्स्ट 10 डेज में। उसके बाद वी गो फॉर योर सिलिकॉन जेल्स एंड देन जेल शीट तो साथ में चलता रहता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज जो होती है, उस पर्टिकुलर एरिया में हमें ज्यादा फ्रिक्शन, स्क्रैचिंग डेफिनेटली अवॉइड करना है, उसकी वजह से पिगमेंटेशन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड फाइनली सनस्क्रीन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर एवरीवन। मैं नहीं कहूंगा जिनका डार्क स्किन टोन है, जिनकी टेंडेंसी है वही यूज करे, सब लोगों को सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। भले ही ये कंसील्ड एरिया है, अग्रीड, इसमें लेयर्स ऑफ क्लोथिंग आएंगे, सब कुछ आएंगे, बट स्टिल अगर आप सनलाइट में जा रहे हो वहां पे सनस्क्रीन लगा दीजिए। जो भी थोड़ा बहुत रेडिएशन की वजह से डार्कनिंग हो सकता है वो अवॉइड हो जाएगा। इट इज अ सिंपल थिंग, सनस्क्रीन लगाना है आपको, सनस्क्रीन एवरी 4 आवर लगाना है, SPF 50 का सनस्क्रीन यूज करना है। फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप इतना केयरफुल रहोगे तो जो पिगमेंटेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं वो काफी हद तक कम आ जाएंगे। एंड लेट्स इन केस आपने सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर दिए, यू वेरी केयरफुल, आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए थे वो सारे प्रॉपरली सब फॉलो कर दिए, फिर भी पिगमेंटेशन हो गया, या फिर आपका स्किन टेंडेंसी ऐसा है कि पिगमेंटेशन हो गया वहां पे, दैट्स नॉट एन इशू, उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट के लिए डिपेंडिंग पिगमेंटेशन कैसा है, आप कितने बार आ सकते हो ट्रीटमेंट के लिए, और लेजर ट्रीटमेंट हो सकता है उस पर, या फिर केमिकल पीलिंग भी कर सकते हैं, जिससे वो पिगमेंटेशन काफी हद तक आपका कम हो जाए। तो ऑप्शंस हमारे पास है, इन केस आप वैसे फेस करते हो, जस्ट कंसल्ट योर सर्जन एंड डेफिनेटली जो आपको प्रॉपर सूटेबल है वो आपको सजेस्ट कर देगा। थैंक यू। मेरा अगला सवाल है, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद निशान को कम कराने में लेजर थेरेपी या अन्य विकसित उपचार का उपयोग क्या बेनिफिशियल हो सकता है? यस, स्कार्स कम करने के लिए जैसे बेसिक मैनेजमेंट हम डिस्कस कर रहे थे, लोकल जो हाइड्रेशन अच्छा रखना है, हाइजीन रखना है, स्क्रैच नहीं करना, जेल्स, सिलिकॉन शीट्स। अभी इसके बाद भी अगर स्कार का साइज थोड़ा बढ़ जाता है, या फिर ये करने के बाद जो स्कार एक्सेप्टेबल है उसको भी थोड़ा सा आपको कम करवाना है, तो उसके लिए टेक्निक्स है जो लेट्स से अब तक एग्जिस्टिंग टेक्निक्स थे। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर एक टेक्निक है जिससे कि स्कार जो है वो बाजू की ये स्कार है या बाजू की स्किन है उससे काफी अच्छा मैच हो जाएगा। न ऐसे नहीं कि पूरा पूरा सेम दिखे, लेकिन जो डिफरेंस है अपीयरेंस में वो काफी हद तक कम आ जाता है। सो वन इज CO2 लेजर्स जो यूज किए जा सकते हैं। सेकेंड थिंग जो यूज किया जा सकता है दैट इज माइक्रो नीडलिंग रेडियोथेरेपी। ये भी थोड़े स्कार्स में अच्छा रिजल्ट देता है। हर चीज के मल्टीपल सेशंस होते हैं दोनों चीज के। सो यू स्टार्ट ऑफ आज आपने किया तो मे बी आपको 2 से 3 सेशन करने होंगे,
अराउंड 3 वीक्स टू 6 वीक्स से गैप सेशंस के बीच में, जिससे इसका स्कार जो है और कम कम होते जाता है। इसके अलावा स्कार बोटॉक्स होता है जो सिलेक्टेड पेशेंट्स में यूज किया जा सकता है, जहां पे हमें लग रहा है कि स्कार एक्टिविटी जाता है, तो जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट हम नॉर्मली यूज करते हैं ना रिंकल्स के लिए या स्माइल लाइन्स या फ्राउन लाइन्स के लिए यूज करते हैं, तो ये भी स्कार में दिया जा सकता है। हर एक में यूजफुल नहीं है, एज आई सेड, इन अ पर्टिकुलर पेशेंट्स देखने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट अगर वैसी होगी तो उनमें दे सकते हैं। तो ये न्यूअर थोड़े एडवांसेस है MNRF, CO2 एंड स्कार बोटॉक्स, जिससे आपको फायदा हो सकता है। एंड फाइनली, जैसे मैंने पहले बात की थी, इन वेरी सिलेक्ट केसेस स्कार रिविजन का सोच सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप पोस्ट सर्जरी की एक्सरसाइज ठीक से फॉलो करते हो, ये सारी चीजों की जरूरत काफी कम होती है, एक्सेप्ट फॉर जो लोगों की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है कि ये चीज पिगमेंटेशन हाइपरट्रॉफी होने की। मेरा अगला सवाल ये है कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद घाव के निशान के प्रबंधन में घाव के उचित देखभाल क्या भूमिका निभाती है, और क्या ऐसे कोई निर्देश है जिनका पेशेंट को उपचार के समय पालन करना चाहिए अगर उसकी भी देखभाल ढंग से की जाए? यस यस यस। तो फर्स्ट पार्ट पहले से हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर आपका हीलिंग ठीक से होता है तो स्कार जो रहेगा उसकी विजिबिलिटी बहुत कम होगी। उसमें उचित देखभाल जो होती है, आपको वैसे भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कौन सी एक्टिविटीज आपको अवॉइड करनी है। स्पेसिफिक क्या होता है कि सपोज वो जो पट्टी वहाँ लगाई है, अगर पट्टी आपकी गीली हो जाती है, अक्सर गंदी हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वो जितनी जल्दी हो सके चेंज करना सबसे आइडियल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर वेट पट्टी रहती है तो दैट कैन कॉज, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, फिर ना उससे फिर आप आगे प्रॉब्लम्स होंगे, आपके वुंड हीलिंग का स्पीड कम हो जाता है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। और एक्सेसिव एक्टिविटी आपको अवॉइड करनी है द फर्स्ट फ्यू डेज सर्जरी के बाद, जिससे कि उस एरिया को थोड़ी रेस्ट मिले, उसको प्रॉपरली हील होने का चांस मिले। आप अगर कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज करते हो, अगर वो स्ट्रेच हो जाता है तो टाँके आपके खुल सकते हैं, तो घाव ठीक से हील नहीं होगा, एंड फिर वापस पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर स्कार का साइज बढ़ जाएगा, आपका स्कार में पेन ज़्यादा होगा। तो बेसिक जो आपको रेस्ट लेना है, बेसिक जो प्रिकॉशंस लेने, जैसे आपको आपके सर्जन समझाते हैं, वो आप फॉलो करोगे, दैट इज मोर देन एनफ। 1 वीक में वैसे भी ठीक से हील हो जाता है, उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कैन वी गो फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन प्लीज? हाँ जी, सेकंड पार्ट ये है कि कोई निर्देश ऐसे जो उपचार के समय जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ओवरऑल एक्टिविटी ज़्यादा आपको अवॉइड करनी है, प्रेशर गारमेंट यूज़ करना है, फिर स्पोर्ट्स ब्रा यूज़ करना है, सिलिकॉन शीट यूज़ करना है, स्क्रैचिंग अवॉइड करना है। ये जो बेसिक होते हैं उतने आप फॉलो करोगे, दैट इज रियली मोर देन एनफ। सर्जरी के बाद आपको बेड रेस्ट ही चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना, ये सारे प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। नॉर्मल डेली रूटीन विद स्टार्टिंग आपका जो एक्टिविटी होता है अकॉर्डिंग टू आपके सर्जन के साथ डिस्कशन के साथ आप करोगे, दैट इज एनफ। इसके आगे कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं होते। थैंक यू। अगला सवाल है, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में जो स्कार का टिश्यू डेवलपमेंट है उससे जुड़ी क्या कॉम्प्लिकेशंस है, और इन कॉम्प्लिकेशंस को आमतौर पर कैसे संभावित किया जाता है? ओके, स्कार टिश्यू 2 जगह पे होता है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद। एक तो होता है जो आपका एक्चुअल कट जहाँ पे है वहाँ पे हो सकता है, और दूसरा होता है जो इम्प्लांट आप इंसर्ट करते हो उसके अराउंड, जिसको आप कैप्सूल कहते हो। तो जो कट के अराउंड जो स्कार टिश्यू फॉर्म होता है उसके लिए हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सिलिकॉन शीट्स यूज़ करना, प्रेशर गारमेंट्स यूज़ करना, जो एक्टिविटीज़ जो आप करते हो वो एक्टिविटीज़ इनिशियली थोड़े लिमिटेड रखना, एंड बाद में सर्जन के साथ आप बात करके फुल रेंज ऑफ एक्टिविटीज चालू कर सकते हो। तो उससे यहाँ के स्कार टिश्यू के बारे में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते। अभी दूसरा स्कार टिश्यू जो होता है वो अराउंड द ब्रेस्ट इम्प्लांट फॉर्म हो सकता है, उसे कैप्सूल कहते हैं। और कैप्सूल अगर कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होती है, दैट इज अ प्रॉब्लम। फिर वो पेन होना या फिर इम्प्लांट रिपलिंग या फिर कड़क हो जाना, ये सब चीज़ें ज़्यादा नोटिस होती है। तो ये स्कार टिश्यू जो कैप्सूल होती है उसका कॉन्ट्रैक्चर जो होता है, ये कम करने के लिए मेन रोल जो होता है सर्जन का होता है आपके। तो आपका प्रोसेस जितना पेनलेस, जितना स्मूथ और सबसे अच्छा टिश्यू हैंडलिंग के साथ हो जाता है, जिसे हम मिनिमल टच या नो टच टेक्निक से होता है वो कहते हैं, उससे सबसे कम चांसेस है कि ये कैप्सूल जो हो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसमें सेकेंड चीज जो आती है
एक बार आपके इम्प्लांट्स आपने करवा दिए, एवरीथिंग इज हील्ड ऑफ, आप रूटीन एक्टिविटी, रूटीन लाइफ से भी फिर से आप वापस एंटर कर दिए। इम्प्लांट्स जो होते हैं अगर फिक्स रहेंगे, इम्प्लांट्स टच नहीं होते, बिल्कुल मूव नहीं होते, तो भी ये वहाँ पे थोड़ा कैप्सूल की कॉन्ट्रैक्ट होने के चांसेस होते हैं। सो इम्प्लांट्स मूव होने चाहिए, दैट इज समथिंग जो हम खुद कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ तो मूवमेंट तो होगी ही, बट इफ अगर वो नहीं हो रहा तो खुद में भी वंस ए वीक इम्प्लांट साइड टू साइड अप एंड डाउन मूव करोगे, तो ये कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर जो अराउंड द इम्प्लांट स्कारिंग है, ये चीज़ों का चांस कम हो जाता है। तो इनिशियल जो पहले पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस ठीक से फॉलो करना, सारे ट्रीटमेंट्स फॉलो करना, एंड बाद में इम्प्लांट मूवमेंट चालू रखना, ये दो चीज़ों से स्कार फॉर्मेशन है उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ऑलमोस्ट निल हो जाता है। थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल है, ट्रांसजेंडर महिलाओं के ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में जो स्कार फॉर्मेशन और हीलिंग का प्रोसेस है, उसमें उम्र का क्या प्रभाव है, और क्या कोई एज स्पेसिफिक कंसिडरेशंस है जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए? डेफिनेटली जितनी उम्र कम होती है उतना हीलिंग अच्छा होता है, ये यूनिवर्सल होता है। जैसे आप देते हो और बच्चों में कोई चोट लगती है तो वो जो झट से ही हो जाती है, निशान भी बहुत हल्का होता है। जैसे कि कोई एडल्ट में हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, निशान बड़ा रहेगा। यहाँ पे वी आर फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल। अभी ट्रांस महिला में जब हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करेंगे तो एज 21 के तौबा भी होगी, इसलिए जो पहला पार्ट है वो इतना मायने नहीं रखता इसमें। सो हीलिंग डेफिनेटली बेटर होगी जितना आपका एज कम। सो अगर कोई 20s में करवाना चाहता है तो उनका हीलिंग बेटर होगा एज कम्पेयर टू द सेम थिंग अगर आप 30s या 40s में करवाते हो, राइट? बट इतना मेजर फर्क नहीं आता। सो आप मेडिकली फिट हो, आपको मेडिकल इश्यूज या फिर कोई स्किन के पर्टिकुलर इश्यूज नहीं है, तो जो आपका स्कार फॉर्मेशन है उसमें इतना इशू नहीं आएगा, भले आप 20s में कराओ या 40s में कराओ। एक इसमें थोड़ा सा फन फैक्ट ऐसा होगा कि अगर बहुत लेट एज में कोई करवाना चाहता है, लेट्स से 55-60 में करवाना चाहता है, उनकी स्किन ऑलरेडी थोड़ी लूज रहेगी, तो यू माइट एक्चुअली एंड अप विद अ बेटर स्कार अपीयरेंस। इट्स नॉट अ यूनिवर्सल रूल, जस्ट एज अ फन फैक्ट मैंने शेयर किया। बट एडल्ट्स में मेडिकली फिट होंगे आप तो एज से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट येस इन जनरल रिकवरी टाइम जो होगा या फिर एक्सपीरियंस जो होगा रिकवरी का, यंग एज ग्रुप में स्लाइटली बेटर होगा एज कम्पेयर टू ओल्डर एज ग्रुप, बट इतना सिग्निफिकेंट है नहीं। थैंक यू डॉक्टर। मेरा अगला सवाल है, क्या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद निशान पर यूवी रेडिएशन का प्रभाव उसे कम करने के लिए धूप में निकलने और धूप से सुरक्षा के लिए कोई विशेष निर्देशन? यस, हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चंस में सनस्क्रीन के बारे में। अभी सनस्क्रीन की बात छोड़ो, लेट जस्ट आप इसे मॉनिटर पे अभी एक डिस्कशन कर चल रहा है हमारा, तो उससे भी रेडिएशन तो आता ही है। इट इज नॉट विजिबल रेडिएशन। आपने इंफ्रारेड के बारे में सुना होगा, आप ब्लू लाइट रेडिएशन के बारे में सुना होगा, सेम थिंग सन से भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है। तो रेडिएशन इट्स ऑफ ऑल टाइप्स, और रेडिएशन से पिगमेंटेशन बढ़ता ही बढ़ता है। अभी मान लिया कि ये एरिया भी है या ये एरिया जो है हिडन एरियाज है, नॉर्मली कवर्ड होते हैं कपड़ों से, एंड तो उसमें क्यों इतना फर्क पड़ना चाहिए? बट इट इज ऑलवेज बेटर कि हम सनस्क्रीन प्रॉपरली यूज करें, राइट? सो सनस्क्रीन मिनिमम फर्स्ट 3 months आफ्टर सर्जरी आपको यूज करना है। सनस्क्रीन SPF 50 यूज करोगे, दैट इज द बेस्ट। 50 के आगे भी यूज कर सकते हो, दैट इज जनरली वेरी थिक, उसका थोड़ा सा केकी लेयर थोड़ा सा आ जाता है वहां पे, तो 50 इज अ वेरी गुड थिंग। और सनस्क्रीन का कैसा होता है कि सनस्क्रीन एक बार लगाते हो, ऑन एन एवरेज सनस्क्रीन एक बार लगाने से 4 घंटों तक वो फिजिकल प्रोटेक्शन रहता है सनस्क्रीन का। सो एवरी 4 hourly आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करना चाहिए। अगर कोई पूछेगा मैं तो बाहर जाना अवॉइड करती हूँ या फिर मुझे नहीं जाना बाहर में, घर में ही एक पूरा वर्क फ्रॉम होम का मेरा सिचुएशन है, तो सनस्क्रीन शुड आई यूज, शुड आई नॉट यूज? मैं कहूँगा सनस्क्रीन यूज कीजिए। आप घर में रहोगे, मॉनिटर से रेडिएशन आएगा, आप थोड़ी देर के लिए धूप में बाहर जाओगे, रेडिएशन आएगा, भले ही वो एरिया कवर्ड है, थोड़ा सा पेनिट्रेशन हो सकता है रेडिएशन का। ऑलवेज यूज अ सनस्क्रीन, यूज अ सनस्क्रीन एवरी 3 hours, फर्स्ट 3 months, एवरी 4 hours, फर्स्ट 3 months के लिए रिलीजियसली फॉलो कीजिए, तब तक टिश्यूज की मैच्योरिटी अच्छी आ जाती है। उसके बाद यू कैन डिसकंटिन्यू, उसके बाद एज अ जनरल प्रिकॉशन आप यूज करना ही यूज कर सकते हो।
एक स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पे अगर आप स्विमिंग जा रहे हो तो यहाँ का कट रहेगा, यहाँ का कट रहेगा। यू हैव वाटर प्रूफ या फिर स्विमिंग स्पेसिफिक सनस्क्रीन जो आप बिफोर स्विमिंग अप्लाई करनी चाहिए, इमीडिएटली आफ्टर स्विमिंग आपको यूज करना चाहिए। तो आप ये यूज करोगे तो रेडिएशन की वजह से जो आपको पिगमेंटेशन या बाकी इश्यूज हो सकते हैं, दोज आर टेकन केयर ऑफ वेरी वेल। थैंक यू। अगला सवाल मेरा ये है कि ट्रांसजेंडर पेशेंट्स में जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है, स्कार मैनेज करने या स्कार मैनेजमेंट से उभरती हुई टेक्नोलॉजी और इसे क्या सुधार आ सकते हैं इसमें? जो उभरती टेक्नोलॉजीज, न्यूअर टेक्नोलॉजीज जो है, दोनों हो सकता है। वन थिंग वुड बी जो सर्जरी के टाइम पे आप यूज कर सकते हो, सेकेंड थिंग इज पोस्ट सर्जरी जो आप यूज कर सकते हो। सर्जरी के टाइम जो हम यूज कर सकते हैं, सबसे पहले इट्स नॉट अ वेरी न्यू थिंग, लेकिन काफी लोग यूज नहीं करते, फनल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि छोटे कट से ज्यादा बड़ा इम्प्लांट हम इंसर्ट कर सकते हैं। एंड अगेन लेट्स से नो टच टेक्निक का वो सबसे आइडियल तरीका है। तो दैट इज वन थिंग जिससे कि रिजल्ट्स थोड़े से बेटर आएंगे, आपके स्कार छोटा रहेगा एंड मार्क्स कम रहेंगे। एंड टिश्यू हैंडलिंग के बारे में बात की थी, तो टिश्यू हैंडलिंग अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका स्कार कम आ जाएगा। जो स्टिचेस यूज किए जाते हैं दैट कैन बी कंसिडर्ड एज न्यू टेक्नोलॉजी। तो जो लेट्स से डिलेड एब्जॉर्बर स्टिचेस होते हैं, उनके नाम अलग, बाइक्रिल होता है, मोनोक्रिल होता है, ये चीज़ें यूज होती है। उससे स्कार एंड अपीयरेंस डेफिनेटली बेटर होता है। सूचरी टेक्निक जो होता है, आप कौन से लेवल पे टाके लेते हो, सब क्यूटिकुलर से स्कार बहुत अच्छा आएगा, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। सो ये बहुत न्यू नहीं है, बट इट इज डेफिनेटली रिसेंट एडवांसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। पोस्ट सर्जरी के बारे में जैसे हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, आफ्टर योर जेल्स एंड शीट्स आर ओवर, CO2 लेजर, MNRF एंड स्कार बोटॉक्स जो होंगे, दीज आर द न्यूअर मोडालिटीज जिससे कि स्कार का अपीयरेंस एंड स्कार का क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या कोई मसाज या फिर एक्सरसाइज का टेक्निक है जो ट्रांस महिलाओं के ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद स्कार टिश्यू मोबिलिटी और स्टिफनेस को कम करने में मदद कर सकता है? यस, नॉट जस्ट सर्जरी के बाद, आप सर्जरी के पहले भी हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का प्लानिंग हो चुका है, ये करना डिसाइड हो चुका है, टिश्यू मसाज पहले से ही चालू किया जा सकता है, स्किन मसाज इन दिस एरिया, मे बी एलोवेरा के साथ या फिर ऑयल के साथ, जिससे कि लोकल एरिया का स्किन जो है ज़्यादा हाइड्रेटेड रहे, उसका क्वालिटी बेटर रहे, ज़्यादा इलास्टिक बने। सो ये पहला पार्ट होगा मसाज करने का। वंस सर्जरी हो जाती है, जब आप जेल्स यूज करोगे तभी आप स्पेसिफिक टेक्निक यूज करते हो। सो ये आपका स्कार होगा। सो सर्कुलर मोशन, साइड टू साइड मोशन, अप एंड डाउन, ये सब चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो, जिससे स्कार का मैच्योरिटी डेफिनेटली इंप्रूव होता है इन कॉम्बिनेशन विथ योर सिलिकॉन बेस्ड क्रीम्स। ब्रेस्ट पे मसाज किया जा सकता है। जब हीलिंग हो जाएगी तभी ब्रेस्ट टिश्यू पे जेंटल मसाज विद आइदर ऑयल या फिर एलोवेरा जेल, वैसलीन, व्हाटएवर, विटामिन ई, जिससे कि स्किन का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, स्किन का ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगा, है ना, स्किन स्ट्रेच ज्यादा हो जाएगी। ये चीजें आप इंक्लूड करोगे तो इवेंचुअल ये जो एरिया होता है, स्कार जो होता है, उस पर इफेक्ट काफी अच्छा आता है। स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होने से एंड इलास्टिसिटी इंप्रूव होने से स्कार पे जो स्ट्रेच होता है कम आएगा एंड डेफिनेटली स्कार इज गोइंग टू बी बेटर। एंड जो पहले हमने बात की थी इम्प्लांट मोबिलाइज करने की, वो एट द सेम टाइम इंक्लूड कर सकते हैं। सो अंदर का भी स्कारिंग जो आपका है वो भी काफी कम रहेगा। एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज इनिशियली थोड़ा सा आपको लिमिट करना है, लेट्स से फर्स्ट 2 वीक्स to 6 वीक्स सर्जरी के बाद, बट उसके बाद आप जो चाहिए वर्कआउट कर सकते हो एंड एनकरेज करेंगे, वर्कआउट कर लीजिए, बी एक्टिव, बी फिजिकली एक्टिव, एरोबिक एक्टिविटी करना चाहिए, यू कैन डू वेट लिफ्टिंग करना चाहिए, आपको स्पेसिफिक अपर बॉडी भी कर सकते हो। ऑल दीज आर गुड थिंग्स। सो एक्सरसाइज इन जनरल अच्छा होगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सर्जरी के बाद। एंड बाकी जो मसाज टेक्निक्स है प्री और पोस्ट सर्जरी दोनों डेफिनेटली अच्छे काम में आएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मेरा अगला सवाल है, ऐसे मामलों में जहां समय के साथ निशान बड़े हो जाते हैं या चौड़े हो जाते हैं, उन केसेस में स्कार रिविजन के लिए क्या विकल्प उपलब्ध है और ये ट्रीटमेंट्स कितने प्रभावी हैं? स्कार रिविजन के बारे में अगर आप सोचेंगे बड़े स्कार्स के लिए, चौड़े स्कार्स के लिए, तो 6 महीने तो हमें एटलीस्ट रुकना चाहिए।
उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए करना है क्या नहीं करना है। अभी स्कार रीजन में टेक्निक्स जो यूज होते हैं टेक्निकली थोड़े अलग अलग होते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, जो स्कार टिश्यू आपका है जो लेट्स से चौड़ा हो चुका है या स्ट्रेच हो चुका है, उतने स्कार टिश्यू को निकाल दिया जाए और जो हेल्दी टिश्यू है उसको पास में लाके जोड़ दिया जाए। ये कितना पॉसिबल है डिपेंड करेगा हर पेशेंट पे, क्योंकि किनके पास तो टिश्यू और स्किन कितनी इलास्टिक है और हम कितनी सामने लाके जोड़ सके। टेक्निक्स जो होते हैं वन इज सिंपल स्कार रिविजन, जिसमें पूरा स्कार कट करके निकाला जाता है एंड एकदम स्ट्रेट लाइन में टाके लिए जाते हैं। वहां पे टाके जो लेते हैं बहुत बारीक टाके होते हैं जो प्लास्टिक सर्जरी में यूज करते हैं, जिससे कि हल्का निशान रहे, वो एक टेक्निक हो गया। अगर कोई पेशेंट में थोड़ा स्किन और टिश्यू जैसे लैक्सिटी या लूजनेस ज़्यादा है, जिसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्किन बीच में ला सकते हैं, तो उसमें मल्टीपल डब्ल्यू प्लास्टी करके एक टेक्निक होता है, जिसमें स्कार आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ऐसा जिगजैग स्कार आएगा आपका। तो उससे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन स्कार थोड़ा सा विजिबल होता है, जल्दी आंखों में दिख जाता है। जब स्कार ब्रोकन अप होता है तो इतना विजिबल नहीं होता। तो स्कार रिविजन में ये दो टेक्निक्स डिपेंडिंग अपॉन पर पर्सन डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बट आई वुड से एटलीस्ट 6 महीनों के बाद। एंड ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये आप डॉक्टर का प्रॉपर ओपिनियन लेने के बाद ही सोचें, क्योंकि अगर जो फाइनल रिजल्ट है स्कार रिविजन के बाद और जो आपका करंट स्टेटस है उसमें अगर ज्यादा फर्क नहीं है, इट इज बेटर नॉट टू गो फॉर दैट स्कार रिविजन एंड डिस्टर्ब जो भी पहले से हीलिंग हो चुका है वहां पे। वी कैन थिंक ऑफ अदर टेक्निक्स ना, CO2 करना है, रिसर्फेसिंग करना है, थोड़ा पीलिंग करना है, जिससे कि और मिक्स एंड मैच हो जाए बाकी स्किन के साथ। मेरा आखिरी सवाल है, जिन व्यक्ति को त्वचा संबंधित डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए क्या कोई विशेष निशान के उपचार है जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद स्कार्स के हीलिंग को प्रभावित कर सकते हैं? जी, जिन लोगों में एग्जिस्टिंग स्किन डिसीज है, अभी कुछ लोगों को सोरियासिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, ये तो लॉन्ग स्टैंडिंग काफ़ी दिनों से चलते आने वाले या फिर क्रॉनिक कंडीशन में गिरे जाते हैं। कुछ लोगों में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जो लोकल एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये सब चीज़ों का स्कार पे डेफिनेटली असर पड़ता है। अभी लेट्स टेक जो फंगल इन्फेक्शन है, अगर एक्टिव फंगल इन्फेक्शन है कोई पेशेंट को, एंड अगर उसी एरिया में फंगल इन्फेक्शन है जहाँ से आपको सर्जरी करवानी है, मेरा रिकमेंडेशन ऐसा होगा कि हम तभी सर्जरी ना करें, उस फंगल इन्फेक्शन का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर ले। वो जब ट्रीट हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा, उसके बाद सर्जरी प्लान करें, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन एट द मोस्ट आपका महीने में 1.5 महीने में पूरा चला जाएगा। अगर इम्प्लांट के टाइम पे इन्फेक्शन वहां पे अंदर सेटल हो गया, दैट इज अ लाइफ टाइम प्रॉब्लम फॉर यू, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो ऐसी कंडीशन जो है जो सॉल्व हो सकती है, अभी फंगल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है छोटा मोटा, जैसे आप हेयर फॉलिकल्स की वजह से वहां पे थोड़ी फुंसी हो गई, पस हो गया, तो ये ट्रीट करने के बाद ही वी गो फॉर सर्जरी। इसमें सर्जरी ना करें जिससे आगे कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड होते हैं। ये हो गया आपका अक्यूट या फिर ना छोटे टाइम पे जो होते हैं वो स्किन कंडीशन। अभी कुछ लोगों में ऐसी चीज होती है, सोरियासिस होता है, एक्जिमा होता है। इसमें ऐसा होता है कभी कभी कि जहां भी चोट लग जाती है वहां पे ज्यादा सीवियरली वो कंडीशन दिखना चालू हो जाता है जब उनका वो कंडीशन एक्टिव होता है। ऐसे कंडीशंस में इट इज बेटर कि हम वो मेडिसिन से उस कंडीशन को स्टेबल फेज में लाए, ना क्वाइट यानी जो एक्टिव रहता है उसको इनएक्टिव फेज में लेके आए, उसके बाद वी प्लान फॉर सर्जरी। क्योंकि हमें जहां भी कट रख रहे हैं वहां पे अच्छा हीलिंग चाहिए, एक बहुत छोटा मार्क चाहिए। अगर उसमें ये कंडीशन एक्टिव हो गया क्योंकि वो डिजीज ऑलरेडी एक्टिव था, तो आपका इवेंचुअल रिजल्ट शायद इतना सेटिस्फैक्टरी ना हो। सो प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ जो भी आपकी हिस्ट्री है आपके सर्जन को बता देना है, जो भी बाकी इश्यूज है सारे आपको बता देने हैं, जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस है उसके बारे में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद ही सर्जरी प्लान करनी चाहिए। इट इज बेटर कि हम सर्जरी कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद करें रादर देन गो फॉर द सर्जरी एंड फिर ये कंडीशंस की वजह से हीलिंग अच्छा ना हो, उनका मार्क्स ठीक से ना आए एंड दे आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द फाइनल रिजल्ट। सो डेफिनेटली कंडीशंस होते हैं, लोगों को कंडीशंस ट्रीट किए जा सकते हैं या फिर कंट्रोल किए जा सकते हैं, उसके बाद ही वी डिसाइड टू गो फॉर अ प्रॉपर सर्जरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर पाटिल, आपने सभी सवालों के इतने डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव आंसर्स दिए, उसके लिए आप थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए।
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। काफ़ी अच्छा लगा फिर से यहाँ पे आके, एंड जो आपके सवाल थे बहुत ही टू द पॉइंट थे। ये क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत लोग फेस करते हैं, एंड आई एम हैप्पी कि इससे थोड़ी जानकारी हम सब लोगों को दे पाए। और कोई सवाल रहेंगे तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट वेन एवर यू वॉन्ट टू। इधर आप फ़ोन पे कर सकते हो, ईमेल, व्हाट्सएप, जो आपको सूट करेगा वैसे। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। एंड थैंक यू वंस अगेन मुझे शो पे फिर से बुलाने के लिए। थैंक यू। टी टॉक्स के थैंक सभी यू सर। दर्शकों के लिए हम ऐसा ही एक और इन्फॉर्मेटिव और डिटेल्ड एपिसोड जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।